नमस्कार, स्वागत है आपका द इकोनॉमी जंक्शन के इस क्लास में। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही है। सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, तेजी से आप लोग जुड़ जाइए। तो इस तरीके से हम लोग इन्फ्लेशन टॉपिक को एक-एक करके पढ़ रहे थे। पूरा हमने आपको बताया था कि सीक्वेंस में आपको सारी क्लासेस मिलेगी। तो हम लोग इन्फ्लेशन के बारे में पूरी डिटेल्स चर्चा कर रहे थे और कल की कक्षा में, पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था जनरल प्राइस लेवल का कॉन्सेप्ट हमने देखा था और हमने ये चर्चा की थी कि जनरल प्राइस लेवल से अगर कीमत ऊपर जाएगी, जनरल प्राइस लेवल एक सामान्य कीमत स्तर होता है जहां पे मांग और पूर्ति बराबर होता है, जहां पे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सेटिस्फाइड होते हैं। ठीक है ना? तो ये तो हम लोगों ने यहां तक देख लिया था। इसके बाद हम लोगों ने ये भी चर्चा की थी कि अकॉर्डिंग टू वित्त मंत्रालय भारत सरकार जो अर्थव्यवस्था का जो विकास का संबंध है वो हम किससे जोड़ते हैं? अर्थव्यवस्था के विकास का संबंध हम लोग मुद्रास्फीति से जोड़ते हैं, लेकिन वो कंट्रोल्ड होती है। कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन होता है, यानी नियंत्रित मुद्रास्फीति है और उसको वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने 4% प्लस माइनस 2 यानी 4% प्लस माइनस 2 का कॉन्सेप्ट लेके चला। यानी अगर मुद्रास्फीति की दर 4% के आसपास, 4% के आसपास अगर घूमती है, कभी 5 हो जाए, 3 हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आरबीआई का ये मुख्य दायित्व है, आरबीआई का ये मुख्य काम दे दिया गया है कि मुद्रास्फीति को आपको नियंत्रित रखना है। क्यों? क्योंकि मुद्रास्फीति नियंत्रित रहेगी तो देश का या अर्थव्यवस्था का विकास जो है अच्छे से होगा। तो आइए मुख्य रूप से हम इसमें 2-3 चीज आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कीमत स्थिरता का अभिप्राय क्या है? क्या मुद्रास्फीति 0% हो तो हम इसको कीमत स्थिरता करेंगे, या मुद्रास्फीति की स्थिति में कौन-कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है? ये सारी की सारे विषय वस्तु चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम कुछ और कारण को देखेंगे कि मुद्रास्फीति के कुछ और भी कारण होते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे डिफ्लेशन यानी मुद्रा संकुचन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए एक ही करके देखते हैं अच्छे से ध्यान से। ये जितने भी आप क्लास देख रहे हैं ये सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल है, रटेंगे तो समझ में नहीं आएगा, आपको अच्छे से एक बार समझ लेना है, हमेशा के लिए आपका ये काम आएगा। ठीक है, सारे सवाल जो है ना ये आपके कॉन्सेप्ट बेस पे आ रहे हैं, आप तो इस पे फोकस करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हेडिंग दे दीजिएगा, हेडिंग दे देंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी यानी कीमत स्थिरता की अवधारणा, ठीक है, कीमत स्थिरता की अवधारणा। हाँ जी, अब अगर हम बात करें कीमत स्थिरता, नाम से तो स्पष्ट लग रहा है कि कीमत स्थिर है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कीमत में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो, कीमत में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो, उसे ही कीमत स्थिरता कहते हैं। क्या ये सही है? नहीं, गलत है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं कीमत स्थिरता की अवधारणा तो ये आपकी गलत अवधारणा है। ये क्या है? आपका गलत अवधारणा। यहां पे हेडिंग लिख लेंगे गलत अवधारणा। गलत अवधारणा यानी आपका रॉन्ग कॉन्सेप्ट। कभी भी ऐसा मत समझिएगा कि इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना, कभी भी ये आप मत समझेंगे कि इसका मतलब होता है। यानी कीमतों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन यानी चेंज, परिवर्तन न हो ऐसी स्थिति को कीमत स्थिरता कहते हैं। ऐसी स्थिति को कीमत स्थिरता कहते हैं। ठीक है, क्या ऐसा होगा? परिवर्तन की जब हम बात करते हैं ना, देखिए जब हम परिवर्तन की बात करते हैं
परिवर्तन यानी जब हम चेंज की बात करते हैं ना, तो इसमें दोनों देखने को मिलता है। एक यहाँ पे वृद्धि भी हो सकती है और एक यहाँ पे कमी भी हो सकती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका गलत अवधारणा है। ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये आपका गलत अवधारणा है। ठीक है, यानी कीमतों में यानी 0%, यानी 0% का चेंज, यानी 0%, 0% परिवर्तन, 0% चेंज। चलिए आइए आगे यहां पे देखेंगे सही अवधारणा। एक्चुअल में जब हम इसकी बात करते हैं तो यहां पे हम सही अवधारणा की बात करते हैं। सही अवधारणा, सही अवधारणा, सही अवधारणा क्या है आपका, तो यहां पे आप नोट करेंगे कीमत स्थिरता की अवधारणा, कीमत स्थिरता की अवधारणा, अवधारणा का संबंध नियंत्रित मुद्रास्फीति से, नियंत्रित मुद्रास्फीति से, नियंत्रित मुद्रास्फीति से है। अर्थात यदि कीमत में, अर्थात यदि कीमतों में 4% ±2, अर्थात यदि कीमतों में 4% ±2, यदि कीमतों में इस आधार पर के आधार पर परिवर्तन हो, मतलब यदि 4% के आधार पर, यदि 4% के आसपास प्रतिवर्ष कीमतों में वृद्धि हो तो यह सहनीय होता है। सहनीय का मतलब अफोर्ड कर सकते हैं, तो यह सहनीय होता है। चलिए, हाँ जी, समझ में आ गया। आइए फिर से एक बार इन सारे पॉइंट्स को देख ले। अगर आपसे सवाल कोई पूछ ले, अगर कोई आपसे सवाल पूछ ले कि कीमत स्थिरता का मतलब क्या होता है, कीमत स्थिरता का मतलब कि कीमत में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो, 0% का परिवर्तन हो, 0% का परिवर्तन हो, तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। कीमतों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो तो ऐसी स्थिति को कीमत स्थिरता कहते हैं। ये गलत अवधारणा है। कीमत स्थिरता की सही अवधारणा क्या है, सही अवधारणा, राइट कॉन्सेप्ट क्या है यहां पे आपका, राइट कॉन्सेप्ट क्या है, कीमत स्थिरता की अवधारणा का संबंध नियंत्रित मुद्रास्फीति से, ये फोकस करिएगा, नियंत्रित मुद्रास्फीति से है। अर्थात यदि कीमतों में 4% ±2 के आधार पर परिवर्तन हो, मतलब 4% के आसपास प्रति वर्ष कीमतों में वृद्धि हो, तो यह सहनीय होता है, अफोर्डेबल होता है। सहनीय का मतलब क्या हुआ, सहनीय का मतलब अफोर्डेबल, अफोर्डेबल, अफोर्डेबल। ठीक है, आगे इसमें एक और पॉइंट आप नोट करिएगा, इसमें एक और पॉइंट आप नोट करिएगा, यह मुद्रास्फीति की दर, नोट, यह मुद्रास्फीति की दर, यह मुद्रास्फीति की दर, यह मुद्रास्फीति की दर कंज्यूमर तथा, यह मुद्रास्फीति दर कंज्यूमर तथा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर तथा प्रोड्यूसर दोनों के लिए सही होता है, दोनों के लिए सही होता है, दोनों के लिए सही होता है। अगर इस दर से इन्फ्लेशन रेट बढ़े
तो दोनों के लिए सही है, कंज्यूमर के लिए, प्रोड्यूसर, दोनों के लिए सही है। और अंततः इससे अर्थव्यवस्था को क्या होता है? लाभ होता है। ये आपका पॉजिटिव है। ये क्या है? आपका पॉजिटिव। ये जो जिस दर पर कीमत बढ़ रही है ना, ये क्या है? आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। चलिए, पक्का। और यहां पे और कुछ पॉइंट आप लिख लीजिएगा, यहां पे कुछ और पॉइंट आप नोट कर लेंगे। चलिए, इतना हो गया अपना। अब यहां पे आएंगे, कुछ पॉइंट यहां पे आप नोट कर लेंगे। हाँ जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में रिवीजन के लिए आसान होता है। पहला लिखेंगे, कीमत स्थिरता के कारण, कीमत स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी, कीमत स्थिरता के कारण, किसी भी देश का विकास, किसी भी देश का विकास तेजी से होता है। इसीलिए सरकार हमेशा यह प्रयास करती है कि अर्थव्यवस्था में कीमत स्थिरता बनी रहे। वर्तमान में आरबीआई का रिजर्व बैंक आरबीआई, वर्तमान में रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य मुद्रास्फीति को यानी इन्फ्लेशन, वर्तमान में रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखना है। अर्थात कीमत स्थिरता को बनाकर रखना है। कीमत स्थिरता को बनाकर रखना है। ठीक है ना? हाँ जी, एक और तीसरा, कीमत स्थिरता का अभिप्राय, मुद्रास्फीति की दर यानी इन्फ्लेशन रेट। कीमत स्थिरता का अभिप्राय मुद्रास्फीति की दर 0% होना बिल्कुल भी नहीं है। 0% होना बिल्कुल भी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, एक और चौथा पॉइंट यहां पर लिखेंगे। आप लिखेंगे। हाँ जी, चौथा पॉइंट, कीमत स्थिरता का अभिप्राय नियंत्रित मुद्रास्फीति से है।
कीमत स्थिरता का अभिप्राय नियंत्रित मुद्रास्फीति से है। नियंत्रित मुद्रास्फीति से है। अतः आर्थिक विकास का संबंध आर्थिक विकास का संबंध मुद्रास्फीति से जोड़ा जाता है। मुद्रास्फीति से जोड़ा जाता है। नियंत्रित मुद्रास्फीति में उपभोक्ता तथा उत्पादक दोनों संतुष्ट रहते हैं, दोनों संतुष्ट होते हैं। चलिए, तो ये 5 महत्वपूर्ण पॉइंट जो है ना, ये 5 महत्वपूर्ण पॉइंट आपको नोट करके रखना है। ये 5 महत्वपूर्ण पॉइंट आपको नोट रख के रखना है। क्या क्या रखना है यहाँ पर? कीमत स्थिरता के कारण किसी भी देश का विकास तेजी से होता है, इसलिए गवर्नमेंट हमेशा ये कोशिश करती है कि कीमत स्थिरता बनी रहे। वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है। इसका मुख्य कार्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखना है, अर्थात कीमत स्थिरता को बनाकर रखना है। कीमत स्थिरता का अभिप्राय इन्फ्लेशन रेट 0% होना बिल्कुल भी नहीं है। इसका मुख्य अभिप्राय नियंत्रित मुद्रास्फीति से है, यानी 4% ±2 से है। और अतः आर्थिक विकास का मुख्य संबंध जो है हम मुद्रास्फीति से जोड़ते हैं। नियंत्रित मुद्रास्फीति में कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों सेटिस्फाइड होते हैं। चलिए, तो यहां पे फटाफट हो गया, इतनी सारी चीजें आपने देख लिया। अब आइए, अब यहाँ पे हम लोगों ने सारी बातों को देख लिया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, हेडिंग दे दीजिएगा मुद्रास्फीति की स्थिति में। यहाँ पे हेडिंग आप दे देंगे मुद्रास्फीति की स्थिति में। हेडिंग यहाँ पे दे देंगे मुद्रास्फीति की स्थिति में। मुद्रास्फीति की स्थिति में, ठीक है। इन द कंडीशन ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की स्थिति में इन द कंडीशन ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है? ठीक, पहला पॉइंट लिखिएगा वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। दूसरा, मुद्रा की तरलता या मात्रा, लिक्विडिटी ऑफ मनी, लिक्विडिटी कहिए या क्वांटिटी, लिक्विडिटी ऑफ मनी, मुद्रा की तरलता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि मनी सप्लाई बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो कीमत बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा? कीमत बढ़ेगी। ये आप एक पॉइंट नोट करिएगा, ठीक है। जहां पे एमएस बराबर क्या है? एमएस बराबर मनी सप्लाई, ठीक है। हाँ जी, मनी सप्लाई। तो यहाँ पे इसी को हम क्या कहते हैं? मुद्रा की तरलता या मात्रा में वृद्धि हो जाती है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है, या इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि मुद्रा की
मुद्रा की पूर्ति यानी सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। चलिए तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे। तीसरा पॉइंट, लोगों की क्रय शक्ति में क्रय शक्ति का मतलब परचेजिंग पावर, लोगों की क्रय शक्ति या खरीदने की क्षमता, ठीक। लोगों की क्रय शक्ति में, खरीदने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। लोगों की क्रय शक्ति या खरीदने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। यहां पे क्रय शक्ति का मतलब क्या हुआ? परचेजिंग पावर। यहां पे इसका मतलब क्या हुआ? परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर, ठीक है। हाँ जी, तो एक चीज यहां पे जरूर याद रखिएगा, एक चीज अभी आपको रिलेट करेंगे, ठीक है। तो लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगा, तो चौथा जो है ना, चौथा वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग में, वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग में वृद्धि हो जाती है। वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग में वृद्धि हो जाती है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, पांचवा आप नोट करिएगा। हाँ जी, पांचवा आप नोट करेंगे कि मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। मुद्रा का मूल्य यानी वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। ठीक, मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। इसको हम मुद्रा की क्रय शक्ति भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? मुद्रा की क्रय शक्ति भी कहते हैं। जैसे यहां पे आप लिखिएगा, 5 यहां पे पॉइंट हो गया, ठीक। अब यहां पे आप एक नोट में करके लिखिएगा, ये आपको याद रखना है। ये आपको नोट में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको इस पे फोकस करना है। इस पे क्या करना है? फोकस करना है। नोट में आप लिखेंगे, मुद्रास्फीति की स्थिति में लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। किंतु मुद्रास्फीति की स्थिति में लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, किंतु मुद्रा की क्रय शक्ति या मुद्रा का मूल्य, ठीक है, मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है। ये आपको फोकस करना है। चलिए आइए एक एक पॉइंट को यहां पे हम समझते हैं और फिर बाद में इसको हम समझेंगे। यहां पे हमने क्या लिखा? हमने यहां पे लिखा है कि अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब अगर ये वाली कंडीशन है, जैसे ये क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपका जीपीएल है, जनरल प्राइस लेवल है, और इसके ऊपर कीमत चला गया है, तो ये सामान्यतया
बहुत सारे इसके रीजन्स होते हैं, जिसमें एक प्रमुख रीजन क्या होता है, डी ग्रेटर देन एस, तो ऊपर चला जाता है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इसका एक कारण ये भी होता है कि मनी सप्लाई बढ़ जाने से क्या होता है, डिमांड बढ़ता है और कीमत बढ़ जाती है। मनी सप्लाई बढ़ने से डिमांड बढ़ेगा और कीमत बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर ये सारी बातें, अलग अलग तरीके के सवाल आते रहते हैं, आपको सवाल भी कराएंगे, जिसमें एक सवाल ये भी आया था, पीसीएस में ही ये सवाल आया था, यूपी पीसीएस में, और उसका अनुसरण दूसरे स्टेट के पीसीएस में भी किया। उसमें ये सवाल था कि अगर किसी व्यक्ति की आय डबल हो जाए, किसी व्यक्ति की मौद्रिक आय दोगुनी हो जाए, साथ में कीमत भी दोगुना हो जाए, आपको सवाल कराएंगे। किसी व्यक्ति की एक निश्चित समय में किसी व्यक्ति की मौद्रिक आय दोगुना हो जाए और कीमत भी दोगुना हो जाए, तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना, बड़ा बढ़िया सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। इसी से आपको समझ में सारी बातें आ जाएगी। पहले इसको हम लोग एक्सप्लेन कर लें। तो याद रखिएगा, इन दी कंडीशन ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रा स्थिति की स्थिति में, ये तो हम जानते हैं कि वस्तु तथा सेवाओं की कीमत में वृद्धि, इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। दूसरा, ये कीमतों में वृद्धि होता क्यों है, ये कीमतों में वृद्धि होता क्या है, तो किसी कारणवश, ये किसी कारण को बाद में हम लोग डिटेल्स देखेंगे। तो अर्थव्यवस्था में हमेशा ना ऐसे होते रहता है, अर्थव्यवस्था हमेशा उतार चढ़ाव के दौर से गुजरता है, यानी अर्थव्यवस्था में हमेशा ऐसे फ्लक्चुएशन होते रहता है, ऐसे फ्लक्चुएशन अर्थव्यवस्था में ना होते रहता है इस तरीके से। ठीक है, तो अगर किसी कारण अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, तो याद रखिएगा ये पक्की गारंटी है, ये पक्की गारंटी है कि जरूरत से ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ेगा ना, तो मनी सप्लाई जो है ये लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ा देता है। मनी सप्लाई बढ़ने से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, मांग बढ़ेगा और कीमत बढ़ेगा। यानी इन्फ्लेशन का एक सबसे बड़ा वजह यह भी बनता है कि मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा की तरलता या मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसी को हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं, मुद्रा की तरलता में वृद्धि, लिक्विडिटी ऑफ मनी इंक्रीज हो जाए, या क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज हो जाए, या हम कहें मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाए, या हम कहें मनी सप्लाई बढ़ जाए। ये मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है, इसको भी हम आगे एक एक करके, ये सब बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है। जैसे भारत में मनी सप्लाई का मुख्य कॉन्सेप्ट होता है M3। ये जब मनी सप्लाई की बात करते हैं ना, तो याद रखिएगा इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, M3 के बारे में। ठीक है, और इसका संबंध जो है इससे जुड़ता है। तो मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, मांग बढ़ेगा और कीमत बढ़ेगा। तो यहाँ पे मुद्रास्फीति की स्थिति में कीमत बढ़ा, मुद्रा की मात्रा बढ़ा, मुद्रा की तरलता बढ़ा, मुद्रा की पूर्ति बढ़ा, इससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी, यानी लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ी। जब खरीदने की क्षमता बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगा, और मांग बढ़ेगा तो क्या होगा, मांग बढ़ेगा तो याद रखिएगा, जब भी कीमत बढ़ता है ना, जब भी कीमत बढ़ता है तो मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, इसी को थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना है। तो इसलिए हमने यहां पर ये पॉइंट आपको लिख दिया कि इन दी कंडीशन ऑफ इन्फ्लेशन, लोगों की क्रय शक्ति तो बढ़ जाती है। याद रखिएगा, ये हमेशा बात याद रखिएगा कि मुद्रास्फीति की स्थिति में लोगों की क्रय शक्ति तो बढ़ जाती है, जिसके पीछे मनी सप्लाई का बढ़ना है। तो जब लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी ना, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, यहां पे लिखा है इन दोनों टर्म, कभी कभी दिमाग में ना ये दे देता है आपके ऑप्शन में कि मुद्रास्फीति की स्थिति में लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, आपको दिमाग में दोनों एक ही रहता है, लेकिन ये दोनों अंतर है। दोनों क्या है, लोगों की क्रय शक्ति और मुद्रा की क्रय शक्ति, ये दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है ना, तो यहां पे क्या है, लोगों की क्रय शक्ति तो बढ़ जाती है, लेकिन स्वयं मुद्रा की क्रय शक्ति या मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये एक लंबा सा एक जो पूरा का पूरा संबंध है, आप याद रखिएगा कि मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होता है, मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होता है, लोगों की क्रय शक्ति, लोगों की क्रय शक्ति, लोगों की क्रय शक्ति, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी तो क्या होगा, मांग बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा तो क्या होगा, कीमत बढ़ेगा। ये पूरा का पूरा जो है ना, एक याद रखिएगा।
अब देखिएगा, अब थोड़ा सा यहां पे आप समझिएगा, यहां पे इस चीज को आप समझेंगे। देखिए, एक होता है मौद्रिक आय, एक यहां पे मौद्रिक आय होता है, मौद्रिक आय, यहां पे मौद्रिक आय, मौद्रिक आय, मॉनेटरी इनकम, मॉनेटरी इनकम, ठीक है, मॉनेटरी इनकम, मौद्रिक आय। और एक है यहां पे वस्तु का, वस्तु का भाव, वस्तु का भाव या कीमत, वस्तु का भाव या कीमत, प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ, प्राइस ऑफ गुड्स। और दूसरा क्या है यहां पे, दूसरा यहां पे वस्तु की मात्रा, वस्तु की मात्रा, या इसे ही हम क्या कहेंगे, वस्तु की खरीदी गई मात्रा, वस्तु की खरीदी गई, वस्तु की खरीदी गई मात्रा, वस्तु की खरीदी गई मात्रा, इसी को हम कहेंगे वास्तविक आय। यही क्या है आपका वास्तविक आय, वास्तविक आय यानी रियल इनकम, रियल इनकम, रियल इनकम, ठीक है। तीन टर्म्स हमने यहां पे दिया, यहां पे हमने क्या लिखा, यहां पे टोटल जो है, यहां पे हमने तीन टर्म्स लिखा। चलिए अब आइए, अब एक तरफ जो है ना, ठीक, अब एक तरफ लिखिए 100 रुपया, यहां पे 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया, ठीक, क्लियर। अब यहां पे हम लिखेंगे, यहां पे वस्तु का भाव, एक तरफ हमने लिखा 20 रुपये, 20 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरा 25 रुपये प्रति किलोग्राम। जैसे वस्तु में हमने लिख लिया, सबसे समझना आसान है कि जो आपके जीवन से रोज जुड़ता हो, जैसे हमने लिख लिया यहां पे आलू, आजकल सबसे ज्यादा चेंज हो रहा है टमाटर, चलिए टमाटर यहां पे डाल दीजिए, यहां पे टमाटर, ठीक है। और ये है 50 रुपये प्रति किलोग्राम, 50 रुपये प्रति किलोग्राम। अब देखिए, अब 100 रुपया में जब इस भाव से, ये क्या हो गया आपका 100/20 यानी 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम। दूसरा क्या है 100/25 यानी 4 किलोग्राम। और तीसरा क्या है 100/50 यानी 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम। अब आइए जी, अब थोड़ा सा इसको समझिएगा। मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है, मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है, मुद्रास्फीति का सीधा सा मतलब होता है कि वस्तु तथा सेवा की कीमतों में वृद्धि। तो देखिए, हमने कहा कि जब हम बाजार गए तो यहाँ पे टमाटर का भाव जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, टमाटर का भाव यहाँ पे हमें देख रहा है कि ये बढ़ रहा है, टमाटर का भाव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मौद्रिक आय यानी जो आपको मुद्रा में प्राप्त आय होती है, जो मुद्रा में प्राप्त आय होती है उसको मौद्रिक आय कहते हैं, जो मुद्रा में प्राप्त आय होती है उसको मौद्रिक आय कहते हैं। और उस मुद्रा से जो वस्तु या सेवा की मात्रा खरीदी जाती है उसको वास्तविक आय कहते हैं। अभी आपको दिखा देंगे, फिर से सुन लीजिएगा। जो मुद्रा में प्राप्त आय होती है वो मौद्रिक आय होती है, और जो मुद्रा में प्राप्त आय यानी मौद्रिक आय से वस्तु या सेवा की खरीदी गई मात्रा है वही वास्तविक आय है। क्लियर। अब देखिए, अब देखिए, जैसे अब यहां पे देख रहे हैं कि आपके पास 100 रुपये, आप बाजार में गए, आप बाजार में गए 100 रुपया है, मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपको पैसा दिया, पापा ने पैसा दिया कि लो बेटा ये 100 रुपया, ये 100 रुपया लो और बाजार से जाके टमाटर खरीद के लाओ। तो बाजार से जब टमाटर खरीदने जाते हैं तो पहले दिन जाते हैं, आपको पापा ने दिया, आप जाके खरीदते हैं, 20 रुपये प्रति किलोग्राम है, 20 रुपये प्रति किलोग्राम जो है इसकी कीमत है, भाव है, तो आप कितना खरीद के लाएंगे 5 किलोग्राम। एकदम सामान्य समझ है। 100 रुपया आपको पापा ने दिया, कहा कि बेटा जाओ टमाटर खरीद के लाओ, 20 रुपये प्रति किलोग्राम है, 5 किलोग्राम खरीद के लाए। फिर 2-4 दिन बाद, कुछ दिन के बाद फिर पापा ने आपको क्या किया, फिर से 100 रुपया दिया और कहा कि जाओ बेटा टमाटर खत्म हो गया, फिर टमाटर लाओ। अब आप बाजार जाते हैं, अब आप बाजार जाते हैं तो क्या है, ये 20 रुपये प्रति किलोग्राम से 25 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है। तो अब आप कितना खरीद पाएंगे, अब आप खरीद पाएंगे 4 किलोग्राम।
अब आप क्या खरीद पाएंगे? 4 किलोग्राम। पापा कहेंगे अरे 100 रुपया दिए थे, 5 किलोग्राम 100 रुपया दिए थे, तो पिछली बार 5 किलो लेके आए थे, इस बार क्या हुआ? इस बार कहीं खा गए क्या तुम? आप कहेंगे अरे नहीं पापा, इसकी कीमत बढ़ गई। इसकी कीमत क्या हो गई? बढ़ गई। तो ये 25 था तो अब 4 किलोग्राम। फिर आपको गाएंगे, फिर कुछ दिन बाद जाएंगे, फिर आपको मिलेगा क्या? 50 रुपये प्रति किलोग्राम। 100 रुपया ही आपको दिया गया, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, 100 रुपया आपको दिया गया। तो ये क्या हो गया? अब आपको 2 किलोग्राम। अब पापा गुस्सा के आपसे पूछेंगे, मम्मी गुस्सा के पूछेगी, ये क्या 100 रुपये दे 2 किलोग्राम लाए? तो आप कहेंगे नहीं, अब कीमत बढ़ गया, और कीमत बढ़ गया, 25 था अब 50 हो गया। तो पापा कहेंगे हाँ ठीक है। इससे ये पूरा एक एग्जांपल से आपको क्या समझ में आ रहा है? ये एग्जांपल से समझ में आपको ये आ रहा है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है ना, याद रखिएगा, जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी ना, मुद्रा का मूल्य गिर रहा है। ये क्या है? यही आपका वास्तविक आय है, यही आपका क्या है? मुद्रा का मूल्य। इसी को वस्तु की खरीदी गई मात्रा, या हम कहें वास्तविक आय, या इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम कहेंगे मुद्रा का मूल्य। मुद्रा का मूल्य, मुद्रा का मूल्य का मतलब क्या हुआ? मुद्रा का मूल्य का मतलब ये हुआ कि अब उसी पैसे से पहले की तुलना में कम खरीद पा रहे हैं। यहां पे देख रहे हैं ना, पहले 100 रुपया ही था, हम 5 किलोग्राम खरीदते थे, अब 100 रुपया है, 4 किलोग्राम खरीद रहे हैं, और कीमत बढ़ी, अब 100 रुपया में हम मात्र 2 किलोग्राम खरीद रहे हैं। यानी पैसा वही है, लेकिन कीमत बढ़ने की वजह से क्या हुआ? उस मुद्रा की, इस मुद्रा की खरीदने की क्षमता कम हुई, इस मुद्रा की खरीदने की क्रय शक्ति गिर गई, यानी मुद्रा का मूल्य गिर गया। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे जैसे कीमतों में वृद्धि होती है, मुद्रा की क्रय शक्ति या मुद्रा का मूल्य गिरता है, और मुद्रा का मूल्य गिरेगा तो याद रखिएगा, ये भी आपका ये वास्तविक आय भी गिरेगा। क्लियर? चलिए जी, तो इसको नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को आप यहां पे नोट कर लेंगे। हाँ जी, पहला पॉइंट यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में नोट करिएगा। वस्तु तथा जैसे जैसे वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है, जैसे जैसे वस्तु तथा सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है, तो मुद्रा की क्रय शक्ति अर्थात मुद्रा के मूल्य में गिरावट आती है। मुद्रा के मूल्य में गिरावट आती है। मुद्रा के मूल्य में गिरावट आती है। हाँ जी, दूसरा पॉइंट कीमतों में मुद्रा के मूल्य में गिरावट आती है, साथ ही साथ रियल इनकम भी घटता है। तो यहां पे ये भी लिखेंगे कि कीमतों में वृद्धि के कारण वास्तविक आय में भी वास्तविक आय यानी रियल इनकम, वास्तविक आय में भी कमी होती है। वास्तविक आय में भी कमी होती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, कीमत तथा मुद्रा की क्रय शक्ति और वास्तविक आय के बीच
और वास्तविक आय के बीच उल्टा या विलोम, उल्टा या विलोम, उल्टा या विलोम, उल्टा या विलोम या ऋणात्मक, या ऋणात्मक, यानी आप कहें अपोजिट या निगेटिव, ठीक। आय के बीच उल्टा विलोम या ऋणात्मक संबंध होता है, ऋणात्मक संबंध होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। यानी अगर हम इसको ऐसे लिखें, अगर हम इसको ऐसे लिखें, शॉर्ट में अगर हम लिखें कि अगर कीमत बढ़ेगी, अगर कीमत बढ़ेगी तो मनी की वैल्यू है गिरेगी, और मनी की वैल्यू गिरेगी तो क्या होगा, रियल इनकम भी क्या होगा, रियल इनकम भी क्या होगा, गिरेगा। तो देखिए इन दोनों के साथ में क्या है, हमने क्या लिखा यहां पे लिखा कीमत तथा मुद्रा की क्रय शक्ति और वास्तविक आय के बीच में उल्टा विलोम या ऋणात्मक संबंध होता है। तो ये बढ़ेगा ना तो मनी की वैल्यू गिरेगी। यहां पे आप लिख लें, जहां पे MV का मतलब क्या हुआ, वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा का मूल्य, मुद्रा का मूल्य, मुद्रा का क्या है, मूल्य, ठीक है। इसका उल्टा भी रिलेशन हो जाता है, इसका उल्टा भी रिलेशन होता है कि अगर कीमत घटेगी तो मनी की वैल्यू जो है ये बढ़ जाएगी और रियल इनकम भी क्या होगा, और रियल इनकम भी बढ़ेगा, रियल इनकम ही क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस दोनों को आप इस तरीके से बॉक्स में क्या करिए, याद रखिएगा। बॉक्स में आप क्या करिए, इन दोनों को आप बॉक्स में ऐसे करके बना ले, ऐसे करके बना ले, ठीक है, क्लियर। जैसे जैसे वस्तु तथा सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है, मुद्रा की क्रय शक्ति अर्थात मुद्रा के मूल्य में गिरावट आती है। कीमतों में वृद्धि के कारण वास्तविक आय में भी कमी होती है और कीमत तथा मुद्रा की क्रय शक्ति और वास्तविक आय के बीच में विलोम संबंध होता है। यानी कीमत बढ़ेगा तो मनी की वैल्यू गिरेगी, तो साथ ही साथ रियल इनकम भी गिरेगा। कीमत गिरेगा, अगर कीमत गिरेगा तो मनी की वैल्यू बढ़ेगी और साथ ही साथ रियल इनकम भी क्या होगा, आपका बढ़ेगा। क्लियर। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में इससे आगे की हम चर्चा करेंगे। अगली कक्षा में इससे आगे की चर्चा, जो भी आप पढ़ रहे हैं एक अच्छे से आप अपना नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहे, इससे आगे हम करेंगे। और फिर उसके बाद हम इस पे आधारित जो पीसीएस का या अदर स्टेट पीसीएस का जो भी जितने भी सवाल आए हैं सारे के सारे सवाल भी करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।